नमस्कार दोस्तों। आज अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। वेलफेयर स्टेट के जब कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुए तो उसके साथ ही प्रशासन के कार्य में वृद्धि हो गई। इसका मतलब कि जब लोक प्रशासन की अवधारणा अस्तित्व में आई, लोक कल्याण की अवधारणा अस्तित्व में आई, तो उसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए। क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्वासी जुडिशियल फंक्शन, सभी पावर उनको दे दिए गए। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर तो ऑलरेडी थे, लेकिन उन पर पर्याप्त नियंत्रण के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। उसका कारण यह था कि कोई भी समस्या आती थी तो उसका सामना प्रशासन को ही करना पड़ता था, तो इसलिए उन्हें किसी एक नियम में बांध कर रखना संभव नहीं था। इसलिए उन्हें प्रक्रियात्मक विधि से भी छूट दे दी गई और उन्हें व्यापक विवेकाधिकार भी दिया गया, डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया। लेकिन उन पर नियंत्रण तो लगाना अनिवार्य था। इसलिए एकमात्र यह सिद्धांत है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जो प्रशासनिक अधिकारियों पर व्यापक नियंत्रण लगाता है। इसके अलावा और कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए हमें यह पढ़ना आवश्यक है कि यह सिद्धांत है क्या और किन स्थितियों में उन पर हम नियंत्रण लगा सकते हैं, और क्या कोई ऐसा एक्सेप्शंस भी है जहां पर हम उन पर नियंत्रण नहीं लगा सकते। तो आज का जो चैप्टर हमारा है वो हम कवर करेंगे इंट्रो को लेकर के कि वास्तव में ये सिद्धांत है क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देन आफ्टर वी विल डिस्कस एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी किन परिस्थितियों में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को इन नियमों को का पालन करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इंडिया, भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की क्या स्थिति है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, क्या प्रशासनिक कार्यों में भी प्रशासनिक अधिकारियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। Whether it is required that the administrative authorities is bound to follow the principle of natural justice in the administrative matter. इसके बाद जो रूल्स इसके हैं वो रूल्स हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी इतना हम वन बाय वन देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये वो सिद्धांत है जो ये कहता है कि जो उचित है वही होना चाहिए। इसका मीनिंग जो जनरल सेंस है वो तो यही है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जस्ट नेचुरल ऑफ द रोमन लॉ। इसका व्यापक अर्थ यह है कि प्रशासन को उसके मनमानी करने से रोका जाए, और यह कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मनमानेपन के विरुद्ध एक न्यूनतम संरक्षण प्रदान करता है। कम से कम एक तो ये प्रोटेक्ट करता है कि हम प्रशासनिक अधिकारियों को उनके मनमानेपन करने से रोकें। इसका मतलब है कि ये नियम मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है। दिस इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस। एक केस था आर वर्सेस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसके जो चांसलर थे उनके अगेंस्ट में केस था, जो कि यूनिवर्सिटी थे तो चांसलर ही उसको रिप्रेजेंट करते थे। 1723 का एक केस था और जस्टिस फॉर्गेस्क्यू इसके जज थे। उन्होंने कहा था कि नेचुरल जस्टिस एक सिद्धांत है, और क्या सिद्धांत है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि वास्तव में एक कॉमन प्रूडेंस पर्सन के हृदय की जो आवाज होती है उसी आवाज पर यह सिद्धांत आधारित है। तो इसका मतलब है कि एक सोसाइटी में रह रहे कॉमन प्रूडेंस पर्सन, सामान्य प्रज्ञावान वाला व्यक्ति की जो सोच है वही प्राकृतिक न्याय है, वही प्राकृतिक विधि है, और उसी को सबको फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये कृत्यात्मक दृष्टि से, प्रोसीजरल लॉ से, नैसर्गिक न्याय के जब हम अर्थ की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये पावर के उचित, निष्पक्ष और युक्त प्रयोग से संबंधित है। यानी कि ये फेयर एंड अनबायस्ड एंड रीजनेबल यूज ऑफ द पावर से संबंधित है। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं
वो अपने पावर फेयर करे, रीजनेबल करे, निष्पक्ष करे, जरा भी बायस ना हो और उसका रीजनेबल यूज वो करे। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत लेट डाउन नहीं करता है, ये प्रक्रिया से संबंधित है कि आपको किस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। तो नैसर्गिक विधि पर आधारित यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की आवाज होती है। मतलब यही है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, समाज के जो सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति हैं उनकी सोच क्या है उस काम को लेकर के, वही प्राकृतिक न्याय है। रीस वर्सेस वाल्डविन का केस है, 1960 का है, अपील केस है। इसमें कहा गया कि नैसर्गिक न्याय से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो परिस्थितियों के अनुसार एक व्यक्ति को उचित प्रतीत हो। That means this is a kind of procedure which is appears appropriate to any persons of the common society। तो समाज में रह रहे किसी भी व्यक्ति को यदि कोई प्रक्रिया उचित प्रतीत होती है तो उसे हम प्राकृतिक न्याय के अकॉर्डिंगली उस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं। इसके बाद एक केस है मोहिंदर सिंह गिल एंड अनदर वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन, 1978 का केस है। इसमें कहा गया कि कुछ आवश्यक सीमाओं के अधीन नेचुरल जस्टिस अब यूनिवर्सल हो गया है, सर्वव्याप्त हो गया, हर जगह इसकी जो उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। हालांकि ये अपने व्यवहार में कहीं न कहीं प्रोसीजरल है, लेकिन इसका जो निचोड़ है उसका यही है कि जो गुड कॉन्साइंस व्यक्ति का है उसी के अकॉर्डिंगली सब कुछ काम होना चाहिए, उससे अधिक कुछ नहीं है और न ही उससे कम कुछ है। तो व्यक्ति का जो शुद्ध अंतःकरण है, गुड कॉन्साइंस है, उसी के अकॉर्डिंगली ही सब काम होना चाहिए। उससे ज्यादा इसकी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन उससे कम भी इसका कोई अपेक्षा नहीं है। अगर समाज का सम्मान प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में कोई सोच, कोई बात खटक गई है तो समझ लो कि आपने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। भले ही आपने बहुत न्याय किया हो, बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन समाज में यदि लोग चिंतित हो गए आपके कार्य से तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ है। मेनका गांधी के मामले में कहा गया कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत मानवतावादी सोच है, मानवतावादी सिद्धांत है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यही है कि हम लॉ में निष्पक्ष सुनिश्चित करें, अपनी निष्पक्षता सुनिश्चित करें। इसका मेन आशय यही है। यानी कि दैट मीन्स द पर्सन हु इज डूइंग एजुकेशन दैट मस्ट बी अनबायस, वो निष्पक्ष हो, एकदम किसी का पक्षपात न करे, यही प्राकृतिक न्याय है। तो इस प्रकार हम अगर हम कहें ओवरऑल कि व्हाट इज द नेचुरल जस्टिस, तो इन केसेस में जो बातें कही गई हैं उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रोसीजर से संबंधित है, नंबर एक। नंबर दो, प्रोसीजर ऐसी हो जो सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति को उचित लगे। और तीसरा क्या है? इसका उद्देश्य विधि में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यही इसके तीन उद्देश्य प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हैं। अगर तीनों हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। जब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो चूंकि वेलफेयर स्टेट में प्रशासन की शक्तियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, उनकी सीमाओं का निर्धारण करना कानून बना करके अब संभव नहीं रह गया है कि किसी का कितना सीमा होगा पावर का। तो इसका मतलब है कि न्यायालय ने एक मिनिमम फेयर प्रोसीजर बना दिया है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कह सकते हैं। यह प्रशासन के मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है। इस मिनिमम फेयर प्रोसीजर को हर प्रशासनिक अधिकारी को अपने कार्यवाही में पालन करना आवश्यक है। तो अब आगे हम देखते हैं किन मामलों में प्रशासनिक अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि उसको हम देखें तो यहाँ पे है पहला, एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। यदि किसी स्टैट्यूट्स में स्पष्टतया लिख दिया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, तब वहां पर इन सिद्धांतों को पालन नहीं किया जाएगा, वो फ्री है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कार्य करने के लिए
किसी प्रशासनिक अधिकारी को पावर दे दिया गया है और उसे कह दिया गया कि वो संबंधित पक्षकारों को नोटिस देने के लिए बाध्य नहीं है, वो बिना नोटिस दिए भी कार्य कर सकता है। तो जहां पे स्पष्ट प्रावधान है तब वो दूसरे पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिए अपने आदेश को लागू कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है। वहां पर प्रशासनिक अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और कोई व्यक्ति उसके लिए क्लेम भी नहीं कर सकता कि आपने आदेश ये ले लिया, आपने किसी को सुना नहीं। अब जैसे धारा 144 लागू करना है डीएम को, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ब्रीच होने वाली है, तो वो जितने लोग हैं इंटरेस्टेड पर्सन उस सिटी में वो परेशान तो होंगे, उनको सुनने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो डिक्लेयर कर सकता है। तो जब कठिनाई जहां उत्पन्न होती है तब सरकार आदेश कर सकती है कि वो बिना सुनवाई किए ये हमारी बातें लागू हो जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर उसको छूट मिली है, लेकिन वो कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो काफी जुडिशियल या जुडिशियल फंक्शन है तब वहां पर उसको इस सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। तो प्रशासनिक मामलों में, प्योरली प्रशासनिक मामलों में यदि किसी स्टेट्यूट्स ने उसे एक्सक्लूड कर दिया है तो वहां पे इन सिद्धांतों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल में भी प्रशासनिक अधिकारी अपने नियम बना सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है और संबंधित पक्षकार को सुनवाई देने का अवसर देने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। जैसे कोरोना काल आया, वहां पे एग्जीक्यूटिव को बहुत व्यापक शक्तियां मिल गई थी, वो धड़ाधड़ अपने नियम बनाते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे, कब बैन लगाना है कब बैन नहीं लगाना है। तो वहां पर प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आपने हमें उठा करके दे दिया, अस्पताल में रख दिया और आपने मुझे सुनने का मौका नहीं दिया। तो ऐसी बातें आप वहां पे नहीं बोल सकते। तो जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंटिव एक्ट लागू हो गया है, तो ये चीजें वहां पर हो सकती है। इसके बाद तीसरा हमारा है एक्सक्लूजन इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में सूचना और सुनवाई के अधिकार का अपवर्जन किया जा सकता है। लोक सुरक्षा का मामला है, लोक स्वास्थ्य का मामला है, पब्लिक मोरालिटी का मामला है और ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा होती है। तो वहां पर दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन अपना कार्य कर सकता है, अपना एक्शन ले सकता है। जैसे किसी के घर में आग लग गई है तो आग बुझाने के लिए बगल वाले का घर गिरा सकते हैं, या जिसमें आग लगी है वो भी घर गिरा सकते हैं। किसी बाजार में कोई खराब सामग्री बिक रही है तो उसको नष्ट कर सकते हैं, शराब की बोतलें पा गई हैं उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये नहीं कि किसका सामान था सुनवाई का अवसर दिया जाए कि आप क्यों आपका सामान क्यों ना नष्ट करें, वो आएगा सुनेगा, उसको सुने हम फिर नष्ट करें, ऐसी बात नहीं है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में तत्काल एक्शन ले सकती है। शराब की बोतलें मिल गई हैं ढेर सारी, उस पर बुलडोजर चला दिया गया और वो खत्म हो गई। उसके बाद कहा गया है कि एक्सक्लूजन इन इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, तो जहां पर प्रैक्टिकेबल नहीं है चीजें, तो वेयर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू होल्ड हियरिंग और अपील। जहां पे व्यवहारिक ही नहीं है, इसका मतलब है कि प्रभावित व्यक्ति बहुत ज्यादा है। एक हमने कोई ऑर्डर लेने जा रहे हैं, कोई एक्शन लेने जा रहा है प्रशासन, उससे जो अफेक्टेड पर्सन है वो बहुत ज्यादा नंबर में है, वहां सुनवाई संभव नहीं है। तो वहां पर भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का पालन नहीं हो सकता। एक केस था आर राधाकृष्णन वर्सेस उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1974 आंध्र प्रदेश का केस है। आर राधाकृष्णन वर्सेस उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, 1974 आंध्र प्रदेश। यहां पर क्या था कि एमबीए की परीक्षा चल रही थी। अब एमबीए की परीक्षा में सामूहिक नकल की शिकायत हुई कि एमबीए के एग्जाम में सामूहिक नकल हुआ, तब वीसी ने पूरा का पूरा एग्जाम रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो उससे कम से कम हजारों छात्रों ने एमबीए के एग्जाम दिए थे, वो प्रभावित हुए। तो ऐसी स्थिति में अब सभी को सूचना देना, सभी को सुनवाई का अधिकार देना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना संभव नहीं है, इसलिए इसका अपवर्जन कर दिया गया है।
उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट देखते हैं हम जो है, तो एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शैक्षणिक मूल्यांकन में इसका अपवर्जन हो सकता है। यदि कोई विद्यार्थी शिक्षण संस्था से शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर निकाला गया है, यानी कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन के आधार पर उसका नामांकन, उसका जो है एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया गया है, तब ऐसे मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का वो व्यक्ति प्ली नहीं ले सकता कि बिना मुझे सुने निकाल दिया गया है। हालांकि बाद में इसमें डेवलपमेंट आया कि बाद में आपको पोस्ट हियरिंग के जब कॉन्सेप्ट आ गए, तब हुआ कि आपने उसको निकाल तो दिया है, लेकिन बाद में उसको सुनवाई दो, सुनवाई का अवसर दो। यदि वो अच्छा प्ली ले लेता है तो उसको फिर आपका उसका जो रिजेक्शन था वो कैंसिल हो सकता है, लेकिन प्रारंभ में उसको सुनने का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है कहा गया है कि एक्सक्लूजन इन केस ऑफ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, तो जहां पर शुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्रवाई है वहां पर सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आरटीओ वाले हैं, चौराहे पर अपना सबका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं, जिसने जो नहीं लाया है उस पर फाइन लगा दिया। अब सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहाँ भूल गए, किसके घर छूट गया, आपका रास्ते में कहीं गिर गया, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। उसके बाद कहा गया है कि वेयर नो राइट ऑफ पर्सन इज इन्फ्रिंज्ड, जहां ऐसा कार्य है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी किसी व्यक्ति को जो है सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। द प्रोसीजरल डिफेक्ट वुड हैव मेड नो डिफरेंस टू द आउटकम, यानी कि अगर हम किसी को सुनवाई का अवसर देते भी तब भी रिजल्ट वही आता जो बिना सुनवाई का अवसर दिए आया है। तो ऐसे मामले में भी किसी को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है और इस सिद्धांत को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सक्लूजन ऑन द ग्राउंड ऑफ नो फॉल्ट डिसीजन मेकर, जो डिसीजन मेकर है यदि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, वो सभी प्रोसीजर जो भी लेट डाउन किए गए हैं उसको फॉलो करते आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये आपका मैटर ऐसा है जो कि प्रशासनिक कार्यों में ही अप्लाई होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इंडिया। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की, तो कहीं न कहीं से ये अमेरिका का ड्यू प्रोसेस का ही कॉपी है, उसी का प्रतिरूप है। एक केस हमारा है सौघंसी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट 1953। इसमें जस्टिस जैक्सन थे। जैक्सन ने कहा कि ड्यू प्रोसेस सरकार के लिए उन भयंकर भूलों के विरुद्ध सबसे अच्छा बीमा है, सबसे अच्छा इंश्योरेंस है। दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट एक भयंकर भूल करती है और न्याय की रीति में एक न मिटने वाला दाग लगा देती है, उसके विरुद्ध प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत एक अच्छा बीमा है, एक अच्छा इंश्योरेंस है, यानी कि वो विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। अब जो कार्य कर दिया तो अब उसको उस कार्य को तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन विक्टिम को कंपनसेशन तो प्रोवाइड हो ही सकता है। हो सकता है कि उसको रिस्टोर भी कर दिया जाए। तो इस केस में कहा गया कि दिस इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द ब्लंडर ऑफ द गवर्नमेंट। भारत में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ भी दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत जो है ऑर्डी अल्टरम पार्टम को जगह मिली। इसमें कहा गया कि यदि किसी लोक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध कोई एक्शन लेने जा रहे हैं तो उनको सुनने का अधिकार मिलना चाहिए, वो आर्टिकल 3 एंड 11 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 तक जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं वो भी कहीं न कहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का ही प्रतिरूप है। आर्टिकल 19 1A में 1A 1B जितने भी हैं आर्टिकल 19 1 में
6 आपके फंडामेंटल राइट वहाँ पे गारंटीड हैं, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप ही लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे। और फिर जितने भी फंडामेंटल राइट आपको दिए गए हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32, 136, 226 एंड 227 दिए गए हैं। 227 जो है वो ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में आपको वहाँ पे गारंटी दिए गए हैं। तो इतने प्रावधान हमारे यहाँ किए गए हैं। तो इन प्रावधानों से कहीं न कहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का ही हमें कुछ अंश देखने को मिलता है, जो कि अमेरिका के ड्यू प्रोसेस के आसपास की चीजें हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो निर्णय उसमें था, संविधान के आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस का समावेश कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि इससे जितनी भी फेयर हियरिंग थी वो सब उसमें आ गई। तो पूरा का पूरा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ही अब आर्टिकल 21 में आ गया, क्योंकि हियरिंग तो ड्यू प्रोसेस होनी चाहिए। बिना ड्यू प्रोसेस के किसी व्यक्ति को उसके राइट एंड पर्सनल लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते। तो ड्यू प्रोसेस क्या है? ड्यू प्रोसेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसको सुनवाई का अधिकार दो, कोई व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता, और रीजन डिसीजन होना चाहिए। तो पूरी की पूरी चीजें अब वहां पर आ गई है। इसके अलावा आर्टिकल 14 भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को अपने आप में समाहित करता है। चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहीं न कहीं अनुच्छेद 14 में सन्निहित है। चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद ईपी रोयप्पा का केस आया। ईपी रोयप्पा के मामले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस। तो मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है। तो कहीं न कहीं वो भी प्राकृतिक न्याय का ही एक रूप हमें देखने को मिलता है। तो हमारे सिद्धांत, हमारे संविधान में क्या है कि वरिष्ठ न्यायालयों को सबऑर्डिनेट न्यायालयों पर या ट्रिब्यूनल पर सफिशिएंट सुपरवाइजरी पावर दी गई है। जितने भी हमारे पास हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके पास सुपरवाइजरी पावर है ओवर दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226, 227 के माध्यम से सुपरविजन करता है और सुप्रीम कोर्ट 136 के माध्यम से सुपरविजन करती है। तो ये दो ऐसे प्रोविजंस हैं जो कहीं न कहीं से सबऑर्डिनेट कोर्ट को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जो ट्रिब्यूनल से रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो क्वासी जुडिशियल फंक्शन प्ले कर रहे हैं, उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन लाने के लिए ये दो आर्टिकल सफिशिएंट है। तो एक बार अगर हम मान लें कि न्याय की मूलभूत उपेक्षा की गई है, इग्नोरेंस किया गया है, तो न्यायालय प्राकृतिक न्याय को न्यायिक एवं न्यायिक कल्प तथा अब तो प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं थ्रू द आर्टिकल 227 एंड थ्रू द आर्टिकल 136। उसके बाद जब हम अब ओवरऑल देखें यदि हम, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता। केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस विजय कुमार त्रिपाठी एंड अनदर, 1995 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विधि के उपबंधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मतलब कि जैसे हम आईपीसी पढ़ते हैं तो जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब ऑफेंसेस के साथ हम जनरल एक्सेप्शंस भी देखते हैं, क्योंकि सभी ऑफेंसेस उसी के अधीन हैं। तो इस तरह जितने भी लॉ के प्रोविजंस हैं, सभी लॉ के प्रोविजंस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत वहां भी उपस्थित है जहां की कोई नियम एक्सप्रेसली वहां पर नहीं लिखा गया है और न तो इम्प्लाइडली लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसी तरह एक दूसरा केस आया, सैज ग्राम पंचायत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर, ये 1999 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कहा गया कि जहां सरकार ने पंचायत क्षेत्र के नोटिफाइड एरिया को अंतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मतलब पहले कुछ एरिया को नोटिफाइड किया गया था कि यहाँ पे कुछ स्पेशल काम होगा, बट बाद में उसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वहां पर यह डिसाइड किया गया कि भूमि को जो ट्रांसफर करने से पहले सुनवाई करने का कोई उपबंध नहीं था,
तब भी वहां पर हम ऐसे लोगों को वंचित नहीं कर सकते जिन्हें उस योजना से लाभ मिलना था। यानी ऐसे अवसर से वंचित किया जाना हमारे समाज को शासित करने वाली विधि की योजना के प्रतिकूल है। तो विधि की मान्यता जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अपवर्जन करती है, कहीं न कहीं वो डाउटफुल हो जाती है कि व्यक्ति मनमाना कार्य करेगा, प्रशासनिक अधिकारी राजनीति से प्रेरित होकर कार्य करेगा। तो इसलिए अब ऐसी विधि की हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अपवर्जन करने से संबंधित हो। तो अब हर जगह हम उसकी उपस्थिति मानेंगे, चाहे वो आपका प्रशासनिक कार्य हो, चाहे आपका अर्ध न्यायिक कार्य हो। इसके बाद जब हम डिस्कस करते हैं आगे, तो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। एक्चुअल चीजें क्या थी? प्रारंभ में तो यही था कि प्रशासनिक कार्य और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, अर्ध न्यायिक कार्य, प्रशासन के दो अलग अलग कार्य थे। दोनों के नेचर अलग थे। प्रशासनिक कार्य एक ऐसा कार्य था जहां पर विवेकाधिकार ज्यादा दे दिया गया था। उन्हें कोई आपातकाल से इमरजेंसी से लड़ना था, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी थी। तो ये सब प्रशासनिक कार्य है। इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते थे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जो हमारा सर्सियरी रिट था, उत्प्रेषण रिट जो हमारा था, उसकी जो प्रकृति थी, क्योंकि न्यायालय के पास 5 रिट थे, उस 5 रिट के माध्यम से ही वो अपने नीचे के लोगों को ऑर्डर देता था कि आप ऐसे कार्य करो। तो जो कि प्रशासन जो 2 रिट थे जो प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होते थे, वो ये था, एक प्रोहिबिशन रिट और एक था सर्सियरी रिट, जो कि निचले किसी व्यक्ति के आदेशों का वो मूल्यांकन करते थे, इवेल्युएट करते थे कि वो सही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों ऐसे रिट थे जो कि क्वासी जुडिशियल फंक्शन पे ही अप्लाई होते थे। एक मैंडेमस था, तो मैंडेमस तो हम आदेश देते कि आप ऐसा कार्य करो या आप ऐसा कार्य न करो, लेकिन उससे पीड़ित व्यक्ति को कोई उपचार नहीं मिलता था। उपचार तो ये जो रिट थे उन्हें रिट से ही मिलता था, सर्सियरी से या प्रोहिबिशन से। इसी के द्वारा वो नीचे के व्यक्ति के आदेश को पलट देते थे, रिवर्स कर सकते थे। तो इसका नेचर यही था कि ये जो है केवल क्वासी जुडिशियल बॉडी पर या जुडिशियल बॉडी पर ही अप्लाई होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर ही अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा था। तो इसी के कारण शुद्ध प्रशासनिक कार्यों पर ये चीजें अप्लाई नहीं हो पाती थी, और इसका मतलब ये था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन प्रशासनिक अधिकारियों से करने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो गई। न्यायालयों के सामने जो मामले आते चले गए, उसमें सबसे जटिल प्रश्न यह उठता था कि हम कैसे माने कि किसी व्यक्ति का कोई कार्य प्रशासनिक कार्य था या न्यायिक कार्य था या अर्ध न्यायिक कार्य था। तो हाउ वी कैन डिसाइड द फंक्शन डन बाय द एनी पर्सन इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और क्वासी जुडिशियल फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन। अब इसमें क्योंकि अंतर करना जरूरी था, अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हो तो कोर्ट उसे मानती थी कि दिस इज क्वासी जुडिशियल फंक्शन और आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना जरूरी हो जाता था। तो अगर प्रशासनिक कार्य साबित हो गया तब तो वो बच जाता था, साबित नहीं हो पाया तब वो नहीं बचता था। तो इस संबंध में सबसे पहली चर्चा जो उठी प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास अडानी के मामले में उठी, 1950 सुप्रीम कोर्ट अडवाणी तो प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास अडवाणी के मामले में सबसे पहली चर्चा उठी कि कैसे हम माने कि किसी व्यक्ति का कोई कार्य प्रशासनिक कार्य था या क्वासी जुडिशियल फंक्शन था। तो इसमें सरकार ने पिटिशनर के कंप्रोमाइसेस में बिना उसे आपत्ति करने का अवसर प्रदान किए उसे अधिग्रहण कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। तो सरकार ने किसी व्यक्ति के परिसर को बिना उसे आपत्ति का अवसर दिए, बिना उसको सुनवाई का अवसर दिए
कब्जा कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल एक्ट करने का जो कर्तव्य है उसे हम कुछ पॉइंट से हम अनुमान कर सकते हैं कि व्यक्ति का ये जुडिशियल कर्तव्य था या एडमिनिस्ट्रेटिव कर्तव्य था। तो कहा गया कि जहां कोई स्टेट्यूट्स है, यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी प्रशासनिक बॉडी को दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट डिसाइड करने का पावर देती है, तो इसका मतलब है कि वो उसका क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। ये तो बहुत क्लियर था, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। दूसरा कहा कि यदि कोई अधिकारी किसी ऐसे कार्य को करने के लिए भी एम्पावर्ड है, सशक्त है, जिसे जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, दैट्स कॉजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उसमें कुछ उसके कार्य का नेचर नहीं बताया गया कि वो प्रशासनिक है कि अर्धन्यायिक है, तब वहां पर उसे क्वासी जुडिशियल फंक्शन माना जाएगा। यानी किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किसी प्रशासनिक कार्यों से, तो उसे क्वासी जुडिशियल फंक्शन माना जाएगा और वहां पे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। तो इस मामले में जो पिटिशनर था उसका क्लेम सेकेंड कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसके राइट्स का उल्लंघन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको सुनवाई का अधिकार देना चाहिए था, भले ही उस स्टेट्यूट्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत है। तो कहा गया कि यहां पर न्यायिक कार्य तो माना गया, लेकिन यदि स्टेट्यूट्स में एक्सक्लूड कर दिया गया है, अगर स्टेट्यूट्स में लिख दिया गया है कि उसे न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है या उसे उसका कार्य न्यायिक कार्य नहीं माना जाएगा, ये शुद्ध प्रशासनिक कार्य है, तब ऐसे मामले में भले ही किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, उसका कार्य न्यायिक कार्य नहीं माना जाएगा और उसे डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार कहीं न कहीं से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना केवल उसी मामलों में आवश्यक था जहां पे प्राधिकारी का यह ड्यूटी था कि वो न्यायिकतः कार्य करे। तो जहां पर उसको क्वासी जुडिशियल फंक्शन करने के लिए एक्सप्रेसली एम्पावर्ड किया गया था, केवल उसी मामले में उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत थी। अदरवाइज यदि नहीं कहा गया था स्पष्ट रूप से, तो इसका मतलब है कि उसका प्रशासनिक कार्य माना जाएगा, भले ही उसके कार्यों से किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। यानी कि अभी भी यहां तक अगर देखा जाए तो प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास अडवाणी के मामले में कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने से छूट दे दी थी। लेकिन न्यू डायमेंशन आया और वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ रिज वर्सेस वाल्डविन के मामले में 1964 में। तो रिज वर्सेस वाल्डविन के मामले में न्यू डायमेंशन आ गया और इस मामले में कहा गया कि यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक भले ही न बताया गया हो, भले ही उसका प्रशासनिक कार्य हो, भले ही उसका न्यायिक कार्य हो, लेकिन फिर भी उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, चाहे वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन नहीं भी कर रहा हो, तब भी उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। तो स्पष्ट रूप से रिज वर्सेस वाल्डविन के मामले में 1964 में पहली बार प्रशासनिक अधिकारियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य कर दिया गया, चाहे वो प्रशासनिक कार्य कर रहे हों, चाहे वो न्यायिक कार्य कर रहे हों, इससे कोई मतलब नहीं। और भारत में जब हम आए तो एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, 1970 का है, सुप्रीम कोर्ट का है। इस मामले में इस सिद्धांत को और भी पक्का कर दिया गया। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य में क्या अंतर है। अगर इसको देखा जाए तो जस्टिस हेगड़े थे, इन्होंने कहा कि प्रशासकीय शक्ति
और अर्ध न्यायिक शक्ति को विभाजित करने की जो रेखा है वो अब धीरे धीरे बहुत थिन हो गई है, बहुत पतली हो गई है और अब समाप्त होती जा रही है। हमारी तरह किसी भी वेलफेयर स्टेट में जितने भी प्रशासनिक बॉडी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, उनके क्षेत्राधिकार में, उनके पावर में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। तो विधि के शासन जो रूल ऑफ लॉ है उसकी अवधारणा तो यही है कि अगर हम सबको एक निश्चित नियम के अधीन बाध्य नहीं करेंगे तो रूल ऑफ लॉ अपना अस्तित्व ही खो देगा। तो अगर हम सबको फ्री कर दें, किसी न किसी एक नियम के अधीन सबको न ले आए और सभी को अपने मनमाने तरीके से काम करने के लिए हम आजाद कर दें तो रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ अब नहीं रह जाएगा। तो न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता का तात्पर्य कुछ और नहीं है, बस यही है कि व्यक्ति न्यायपूर्ण तरीके से, उचित रूप से, न कि मनमाने तरीके से कार्य करे। तो बस चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो चाहे वो न्यायिक कार्य हो, दोनों का उद्देश्य यही है। तो यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उद्देश्य यही है कि न्याय की हत्या रोकना है, तो ये बात समझ में नहीं आती कि इस सिद्धांतों को प्रशासनिक मामले में क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए। तो उसके इस सिद्धांत से अब ये 100% इस्टेब्लिश हो गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन शुद्ध प्रशासनिक कार्यों में भी होना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि प्रशासनिक कार्यों में और अर्ध न्यायिक कार्यों में अंतर समाप्त हो गया है। अंतर तो है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर के अब वो अंतर समाप्त हो चला है, क्योंकि अभी भी आपको जो है अब आपको सुनना है। उसके बाद एक केस था मेनका गांधी का, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें जब सरकार किसी नागरिक के पासपोर्ट को डिटेंड कर लेती है तो उसे अपने बचाव में उसको सुनने के पश्चात ही ऐसा कर सकती है। इस बात में क्या हुआ था मेनका गांधी वाले मामले में? मेनका गांधी वाले मामले में न्यायालय ने पासपोर्ट को डिटेंड किए जाने का कार्य प्रशासनिक कार्य माना, नो डाउट, कहा कि आपने पासपोर्ट जब्त कर लिया, प्रशासनिक कार्य है, लेकिन जो फेयर हियरिंग है, जो रिजिता है, उसका पालन अवश्य होना चाहिए। प्रशासनिक कार्य में भी रिजुता एक आवश्यक शर्त है और वह सुनवाई का अधिकार, उसका पालन अवश्य होना चाहिए। यदि आपने प्रारंभ में नहीं किया है तो आप बाद में उसको सुनवाई का अवसर दो। यदि वो सेटिस्फाई कर देता है तो उसका पासपोर्ट आपको वापस करना होगा। मोहिंदर सिंह गिल एंड अनदर वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, 1978 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें कहा गया कि किसी चुनाव क्षेत्र में यदि कोई हिंसा हुई है, अनाचार हुआ है, उसके कारण चुनाव को रद्द करने के पहले चुनाव आयुक्त को जितने भी अभियुक्त थे, अभ्यर्थी थे, उनको सुनवाई का अवसर देना चाहिए। चुनाव हुआ है, हिंसा हुई है, इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में आ गया, उन्होंने चुनाव कैंसिल कर दिया, तो बिना वहां के प्रत्याशियों को सुनवाई का अवसर दिए आपको कैंसिल नहीं करना चाहिए, भले ही आपका प्रशासनिक मामला था। तो अब इससे ये स्पष्ट हो गया दोनों केसों से, मेनका गांधी वाले केस से भी और मोहिंदर सिंह गिल के मामले से भी, कि प्रशासनिक मामले में भी आपको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो गया है। तो पोस्ट हियरिंग का मामला जो एग्जाम्पल है, पोस्ट हियरिंग का एग्जाम्पल है, वो मेनका गांधी का मामला है, जहाँ प्री के लिए वो तो इम्पोर्टेंट है। स्वदेशी कॉटन मिल का मामला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पे बिना सुनवाई के एक कंपनी की कुछ इकाइयों का अधिग्रहण कर लिया गया था और बाद में सुनवाई का प्रबंध नहीं दिया गया था, तो कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई का प्रबंध दो, क्योंकि आपने उसके किसी यूनिट को अक्वायर्ड कर लिया तो उसको सुनवाई का अवसर दो ऐसे केस हैं जो पश्च सुनवाई यानी पोस्ट हियरिंग के एग्जाम्पल हैं। एक आपका मेनका गांधी का केस है, दूसरा स्वदेशी कॉटन मिल वर्सेस भारत संघ का केस है, 1981 सुप्रीम कोर्ट। तो अब अगर देखा जाए तो सुनने का कर्तव्य
उन सभी कार्रवाइयों में लागू होता है जो किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। प्राकृतिक न्याय के नियमों के क्षेत्र में या फेयर हियरिंग के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल है आर्टिकल 21 का, जो कि क्रियाशील निर्वचन उसका किया गया और जिसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन दोनों चीजों को एक नया डायमेंशन दिया गया। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस चेंज कर दिया गया और पर्सनल लिबर्टी के डायमेंशन को बहुत बढ़ा दिया गया। इसके बाद न्यायालय द्वारा उन नीतियों का, उन पॉलिसी का परित्याग कर दिया गया जो उसे केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों में ही सुनवाई की अपेक्षा करती थी। अब न्यायालय प्रशासनिक कार्यों में भी इंटरफियर करने लगी। तो ये तथापि बहुत बड़ी संख्या में प्रशासनिक कृत्यों के ऊपर प्राकृतिक न्याय की उन्मुक्ति के बारे में चीजें हैं। कोर्ट जानता है कि हम प्रशासन को बहुत ज्यादा बाध्य नहीं कर सकते कि आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करो ही करो, क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं जो इमरजेंसी वाले मामले हैं, वहां पे अगर हम उनसे अपेक्षा करें तो वो उनके क्विक एक्शन में बाधा पहुंच सकती है। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सभी पहलू पर विचार करने के पश्चात ही कोर्ट निर्णय करता है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में न्यायिक कार्य करने का अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें न्यायिक कार्य करना ही चाहिए था। जहां पक्षकारों में विवाद हो, जहां प्रशासन के कार्य के खिलाफ अपील का उपबंध हो, जहां प्राधिकारी को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बाध्यकारी हो जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हो। तो ऐसे 3 मामले हैं, फिर से याद रखना, पक्षकारों में जहां परस्पर विवाद हो, जहां प्रशासन के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान हो, या जहां प्रशासनिक अधिकारी के लिए बाध्यकर हो कि कोई डिसीजन ले और उससे किसी व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते हों। तो 3 मामले में चाहे प्रशासनिक कार्य हो चाहे न्यायिक कार्य हो, उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन सभी मामलों में अभी भी नहीं है। जैसे घर में आग लग गई, आग बुझाने के लिए किसी के घर को गिराया जा सकता है, तो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं वहां पर। तो इसी तरह जो है 2 केस और हैं, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन वर्सेस घनश्याम दास 1962 का केस है। इसमें परीक्षा में एक व्यक्ति अनुचित रीत का प्रयोग कर रहा था, अनफेयर मीन्स का यूज कर रहा था एग्जाम में, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था जिसे उचित माना गया। एग्जाम में नकल कर रहा था, पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल वर्सेस चित्रा 1970 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर बुरे स्वास्थ्य के कारण एक व्यक्ति की उपस्थिति बहुत कम हो गई थी, अतः उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, डिबार कर दिया गया। तो उसे सुनवाई का ऑफर देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब परीक्षा वाले मामले में, जहां फेयर यूज करने के मामले में है, आपने पकड़ लिया, तो अब जो नियम नया गया है कि उसको तुरंत नई कॉपी देंगे, बाद में उसकी सुनवाई होगी, उसके आधार पर ही डिसीजन होगा कि इसे कैंसिल किया जाए, इसका पेपर या नहीं किया जाए। तो कहीं न कहीं से प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य के बीच की विभाजन रेखा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन करने के संदर्भ में अब धीरे धीरे समाप्त हो चली है। इसके बाद तो हम समाप्त करते हैं आज यहीं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो जो इसके रूल्स हैं, ऑडी अल्टरम पार्टम, नेमो जुडिक्शन काजा सुआ एंड रीजन डिसीजन, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।